सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर सेवन्थ के स्टूडेंट यानी फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट है फोर्थ ईयर में जिन्होंने हिस्ट्री ले रखा है उनके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1950 टू 1990। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री का, जो कि फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा अगर आप फोर्थ ईयर हिस्ट्री में कर रहे हो। ठीक है, बीए प्रोग्राम हो चाहे बीए ऑनर्स हो। तो आज हम करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया का यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया नाम से, उसमें आपको लाइन से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आज हम करेंगे यूनिट टू। ठीक है, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है। यहाँ पे गलती से पॉलिटिकल साइंस लिखा गया है, आप इसको इग्नोर करिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सेम, ये पीडीएफ दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में लिंक वहां पे। ठीक है, वहां पे जाके आप ले सकते हो। साथ ही मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है इट्स चौधरी 7065। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट नंबर टू कंटेम्प्रेरी इंडिया का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर टू। तो जानते हैं हमारा यूनिट नंबर टू जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है कि राजनीतिक और समाज में प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी मेजर ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल एंड सोसाइटी। कब कंटेम्प्रेरी इंडिया में 1950 से 1990 में कंटेम्प्रेरी इंडिया में मेजर ट्रेंड्स क्या थे पॉलिटिक्स में और सोसाइटीज में, ये आपको यूनिट टू में पढ़ना है। यानी जो हमारा समकालीन भारत था 1950 से 1990, उस समय भारत में समाज में और राजनीतिक में क्या क्या प्रवृत्तियां बदल रही थी, क्या क्या ट्रेंड चल रहा था उस समय। ठीक है, उस ट्रेंड के बारे में बात करना है। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ था। हमारा भारत देश आजाद हुआ था और नए युग की शुरुआत हुई थी भारत में, जिसे हम एक नया युग कहते हैं, क्योंकि अभी तक भारत किसी के अंडर में था, स्वतंत्र था। ठीक है, तो यहाँ की राजनीतिक जो है वो लोकतंत्र थी, लोगों द्वारा वोट देके यहाँ के नेता को चुना गया। सामाजिक समानता और आर्थिक विकास का युग था। ठीक है, क्योंकि आजादी होने के बाद ही लोकतांत्रिक शासन भारत में स्थापित हुआ, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार हुआ, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, सामाजिक समानता और आर्थिक विकास किया गया धीरे धीरे योजना आयोग द्वारा, जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा रखा है ये। ठीक है, सो 1950 से 1990 का जो युग था, उस समय भारतीय लोकतंत्र के लिए स्थापना और प्रयोग का काल रहा। क्यों? क्योंकि 1950 से 1990, देखो 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, तो और 1950 में संविधान लागू हुआ। अब संविधान के अकॉर्डिंग भारत चल रहा था, तो 50 से लेकर 90 तक अब भारत तुरंत आजाद हुआ है, तो उसको टाइम तो लगेगा ना सब चीज करने में, भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, इन सबको सुधारने में। तो हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए स्थापना का और प्रयोग का काल रहा, यानी अलग अलग प्रयोग होते रहे इसमें और लोकतंत्र की स्थापना होती रही। तो इस दौरान ही भारतीय राजनीतिक में नई नई विचारधाराएं उभरने लगी थी। कब? 1950 से 1990 के बीच नए नए दलें बनने लगी थी, राजनीतिक पार्टियां बनने लगी थी भारत में, है ना। उससे पहले सिर्फ कांग्रेस देखते थे, अब कई पार्टियां, कई दल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद समाज में अनेक जन आंदोलन भी हमें देखने को मिलेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग आंदोलन हो रहे होंगे, अपनी अपनी मांगे उठा रहे होंगे लोग। क्यों? क्योंकि अब भारत लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, उभरे भारत में जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरी दिली, क्योंकि जहां जन आंदोलन होता है, जहां जनता अपनी मांग रखती है सरकार के प्रति, वही तो एक लोकतांत्रिक देश है। जहां जनता अपनी आवाज नहीं उठा सकती, वहां लोकतंत्र कैसा। तो इन 4 दशकों में, यानी 1950 से 90 में 4 दशक होते हैं ना, यानी 1950 से 60 एक दशक हुआ, 10 साल को एक दशक कहते हैं, तो 4 दशक हुआ ना 90। तो 4 दशकों में समाज ने राजनीतिक स्थिरता, संकट, आंदोलन और पुनर्गठन, इन सब को अनुभव किया। यानी राजनीतिक स्थिरता तो देखने को मिली। देखो 1990 तक हम देखते हैं कि मेजरली हाँ सरकार चेंज हुई, पर ज्यादा हम देखते हैं कि जो भी सरकार थी वो कांग्रेस की ज्यादा रही है। ठीक है, स्थिर सरकार रही है। और संकट आया है क्योंकि कई बार युद्ध भी हो गए हैं। ठीक है, और आंदोलन भी हुए हैं, जैसे कि अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से आंदोलन हुए, और पुनर्गठन भी हुआ है भारत का। मतलब भारत में नई नई चीजें बनाई गई। तो हमने जब पढ़ा था योजना आयोग, तो हमने उनमें पुनर्गठनों की बात की थी, जो कि हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन जान लिया। अब हम अपने यूनिट का, हमारे यूनिट में 3 टॉपिक दे रखे हैं, यानी आपके यूनिट नंबर सेकंड में आपके 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। उसमें से पहला टॉपिक पढ़ा रही हूँ अभी अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके टॉपिक। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका कि भारतीय पार्टी प्रणाली का
बदलता स्वरूप, चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया 1950 से 1990। जब भारत में ये 4 दशक था, यानी 4 दशकों का काल 1950 से 1990 में, कैसे भारतीय पार्टी जो है वो बदलती स्वरूप में दिखाई दे रही थी। पहले भारत की पार्टी जो है वो अलग भावना से उभर रही थी, अब अलग भावना से उभर रही है। वो क्या था उसको हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि भारत में जो पार्टी प्रणाली थी, यानी जो पार्टी सिस्टम था, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक लोकतांत्रिक आधारशिला रही है कि जनता हमेशा अपने पार्टी के लोगों को वोट देके चुनेगी। राजनीतिक दल न केवल शासन का संचालन करते थे, मतलब शासन चलाने का काम भी करते थे, बल्कि समाज में विविध वर्ग जो है, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, है ना, इन सभी के हित और विचारों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। हम देखते हैं कि कोई पार्टी बनती है, जैसे कि एसपी बनी थी ना, समाजवादी पार्टी, वो किस पे बात करती है, वो जातिगत पे बात करती है। हम देखते हैं बीजेपी ज्यादातर ये धर्म पे बात करती है। हम देखते हैं हम अलग अलग पार्टी देखते हैं जो कि बेरोजगारी और कोई इस पे बात करती है, कोई जातिवाद, कोई अल्पसंख्यक पे। तो बहुत सारी ऐसी पार्टी है ना जो अपने अपने विचार और अपने अपने हित के लिए बात करती है और अपने अपने हित के लिए बनी है। क्षेत्रीय पार्टी नाम सुना होगा, ठीक है। तो 1950 से 1990 के बीच भारतीय पार्टी प्रणाली में जबरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। हमें कहीं एक दलीय प्रभुत्व देखने को मिला है, कहीं बहुदलीय प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। वही हमें कांग्रेस का केंद्रीकरण से क्षेत्रीय दलों की उभरती शक्ति, मतलब अब केंद्र पहले था क्या था, कांग्रेस जो थी वो केंद्रीकरण थी, मतलब केंद्र में पूरी, जैसे आज हम देखते हैं ना मोदी सरकार है, तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। पर हम देख रहे हैं कि केंद्र में मजबूती अब कम हो रही है कांग्रेस की। और जो क्षेत्रीय पार्टी है, कोई भाषा के आधार पर पार्टी बना रहा है, कोई जाति के नाम पे, कोई बेरोजगारी के नाम पे, कोई समाजवादी पार्टी, तो अलग अलग चीज पे बात कर रही है, पार्टी बन रही है। और ये सब पार्टी जो है वो अपने अपने हितों के लिए उभर रही है, इसलिए कांग्रेस अब कमजोर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो गठबंधन का काल भी स्टार्ट हुआ था इस समय, ठीक है। उनसे ही सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़े जानते हैं हम कि जो हमारा प्रारंभिक दौर था 1950 से 1967 का दौर, ये पहला दौर हुआ, ठीक है, फर्स्ट एरा कहते हैं हमसे। इसमें हमें कांग्रेस का प्रभुत्व काल देखने को मिला। यहाँ तक हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार देखने को हमें मिलती है और मजबूत सरकार देखने को मिलती है, जिसमें हमें इंदिरा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री ये सब देखने को मिलते हैं, है ना, संजय गांधी, ये सब। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की राजनीतिक पर लगभग पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस ने ही आजादी के बाद जो है, कांग्रेस ने आजादी में इस पार्टी ने अपना रोल अदा निभाया था। तो लोगों ने सोचा कि पार्टी पहले से ही है भारत में, तो इसी को क्यों ना राजनीतिक पार्टी चुना जाए। तो जो भारत के आजाद होने के बाद पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो पार्टी जीती थी वो कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो पृष्ठभूमि को अगर हम जानने, बैकग्राउंड को कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी पार्टी थी, हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली पार्टी थी। इसलिए जनता के बीच इसकी वैधता और लोकप्रियता बनी हुई थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ और जब ये पार्टी चुनाव पे खड़ी हुई, तो अवश्य सी बात है लोग इसे वोट देंगे, और ये जीती। तो नेतृत्व की बात करें तो इसमें किस किसने नेतृत्व किया, तो नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, है ना, कांग्रेस के। करिश्माई नेतृत्व इनको कहा गया, क्योंकि देश आजाद होने के बाद लोगों ने सोचा नहीं था इतना बड़ा लोकतंत्र भारतीय जो बाहर की जो प्रेस थी और मीडिया थी और जो नेता थे वो कह रहे थे कि भारत जल्दी टूट जाएगा, नहीं चल पाएगा, और इन्होंने कर दिखाया। तो इसको नेतृत्व भी कहते हैं। अच्छा था। समाजवादी झुकाव और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ने जनता में विश्वास बना दिया था, है ना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व अच्छा माना। वैचारिक लचीलापन भी था कांग्रेस में, यानी कांग्रेस ने समाज के लगभग सभी वर्गों को अपने भीतर समेट लिया था। किसान थे, मजदूर थे, पूंजीपति, बुद्धिजीवी सभी थे। कब तक, 1967 तक। उसके बाद कांग्रेस का स्वरूप बदल गया। अब कांग्रेस दो विचारों में बढ़ जाती है बाद में, वो बात अलग है। शुरू में कांग्रेस अलग थी, ठीक है, अब की कांग्रेस अलग है। तो एक दलीय प्रभुत्व की विशेषता थी। कांग्रेस अभी तक इतनी मतलब स्ट्रांग पार्टी थी कि बिना किसी गठबंधन के अपनी सरकार बना सकती थी, ठीक है। तो 1952 और 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली थी, मतलब वो अकेले ही अपनी पार्टी के दम पे ही अपनी सरकार बना सकती थी। इसके बाद गठबंधन की सरकार आई, जब कांग्रेस को या किसी अदर पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने लगा, जब जाके गठबंधन की सरकार बनती है, ठीक है। अभी तक तो इसको पूर्ण बहुमत मिल रही थी। विपक्ष जो है वो कमजोर और बिखरा हुआ था अभी तक। इस दौर को विद्वान जो है वो राजनीतिक शास्त्री मॉरिस जोन्स जो है वो कहते हैं कांग्रेस सिस्टम कहा गया है इस काल को, ठीक है, जिसमें छत्र छाया प्रणाली बन चुकी थी किसकी, कांग्रेस की, पूरे देश पे। फिर आता है दूसरा युग, द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण जो है 1967 से 1977 का माना जाता है। इस समय कांग्रेस का पतन हमें देखने को मिलता है और जो विपक्ष की पार्टी है वो अब उभर रही है भारत में, केंद्र में, ठीक है।
उसको हम जानते हैं। 1967 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय राजनीतिक में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ था, और पहली बार हमने देखा कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ठीक है, तो ये लोगों के लिए चौंकाने की बात थी। 1967 का जो चुनाव हुआ था वो पहली बार कांग्रेस को केंद्र और राज्यों में झटका दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद दिलाया, इतना कराया, और उसको अभी तक पूर्ण बहुमत मिल रही थी देश आजाद होने पर। ये कैसे हो गया कि ना तो केंद्र में उसको मिली, ना तो राज्य में पूर्ण बहुमत मिली। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में हमें गैर कांग्रेसी सरकार देखने को मिलती है पहली बार। मतलब आजाद भारत के पहली बार हमें दिखती है कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है भारत में। ठीक है, तो इससे क्या क्या मुख्य कारण रहे होंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, नेतृत्व संकट। नेतृत्व संकट मीन्स नेहरू और शास्त्री की मृत्यु हो गई। अब नेहरू और शास्त्री को लोग एक अच्छा नेता मानते थे कांग्रेस के। अब इनकी मतलब ये लोग डेथ हो गई, तो फिर क्या हुआ, अब लोगों को विश्वास उठने लगा कांग्रेस पे कि नहीं, अब जो नेता है कांग्रेस में ना वो इतने प्रभावशाली नहीं है जो कि नेहरू और शास्त्री जैसे। तो उन्होंने गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस पार्टी नहीं थी उन पार्टियों को समर्थन करना जनता ने शुरू किया। दूसरे क्या कारण रहा होगा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई थी। यानी कांग्रेस ने 1967 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, पर कांग्रेस ने अभी तक आजाद भारत के बाद भी बेरोजगारी जो है भारत में नहीं खत्म कर पाई थी। ठीक है, महंगाई भी चरम सीमा पे थी, तो लोगों का आक्रोश, गुस्सा बना हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि अब हम परिवर्तन करके देखते हैं, पार्टी को बदल के देखते हैं। ठीक है, तो गैर कांग्रेस पार्टी को वोट इसलिए मिले। तीसरा कारण था कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी। अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े एलिट्स नेता थे उनमें ही लड़ाइयां चल रही थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी ये विचारधारा है। तो आपस में कांग्रेस की एकजुट नहीं थी, तो जनता क्या करेगी। ठीक है, चौथा था क्षेत्रीय असंतोष। अब जो क्षेत्रीय पार्टीज होती है या क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, क्षेत्रीय मीन्स कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग, कोई जाति पे बात करती है, कोई अपनी भाषा को लेके सहजता रखती है, कोई अपने कल्चर को लेके, तो वो क्या कह सोचते हैं कि हम अपने ही लोग को वोट देंगे जिससे हमारा कल्चर बचा रहे, हमारा क्षेत्र बचा रहे। तो क्षेत्रीय असंतोष भी देखने को मिला। ठीक है, जिससे नए दल उभरने लगे। अब जनसंघ जैसे जो जनसंघ है, सोशलिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सब क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अब बढ़ने लगा। अब वो क्या है, कांग्रेस की जगह इनको वोट मिलने लगे। महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां क्या थी कि कांग्रेस बनाम विपक्ष होने लगा। अब क्या है, पार्टियां कैसे वोट ले रही थी कि कांग्रेस बनाम विपक्ष के नाम पे गैर कांग्रेस को वोट ना दे, गैर कांग्रेसी को वोट दे, ऐसा चुनाव प्रचार चल रहा था। सत्ता का फिर क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। कैसे, राज्यों में गठबंधन सरकारें अब बनने लगी। अब क्योंकि कांग्रेस का पतन हुआ और कांग्रेस के पतन के बाद माना कि गैर कांग्रेस पार्टी बन रही थी, पर किसी को इतने वोट नहीं मिल रहे थे, पूर्ण बहुमत ना तो कांग्रेस को मिल रही थी ना गैर कांग्रेस पार्टी को, कि वो केंद्र की सरकार बना सके। ऑप्शन क्या था, गठबंधन करा जाए और वोट को मिलाया जाए और ज्यादा वोट जिसके आएंगे उसकी केंद्र की सरकार होगी। तो फिर गठबंधन प्रणाली शुरू हुई जिससे संघीय राजनीति की भावना और भी मजबूत हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1970 का दशक आया जिसे हम तीसरा चरण कहते हैं भारत की राजनीति का। इसमें हमें विभाजन देखने को मिलता है, किसका, कांग्रेस का। आपातकाल देखने को मिलता है जो कि इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई जाती है, और वो एक कांग्रेस की विफलता कह सकते हो, असफलता कह सकते हो, उसके लिए बहुत जिम्मेदार रही है। ठीक है, और विपक्षी एकता देखने को मिली है कि जितनी भी गैर कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो सभी ने एकता दिखाई। और क्योंकि कांग्रेस को हराना बहुत मुश्किल था, जैसे आज बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है, तो आज हम देख रहे थे ना कि बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बना था, है ना, जिसमें सारे राजनीति पार्टी मिक्स होके आ गए थे कि भाई मोदी को तो हराना है। ठीक है, वैसा ही क्या हुआ था, पहले हुआ था कि कांग्रेस को तो भाई हराना है, इसके लिए सारे विपक्षी पार्टी एक हो गए थे। समझ रहे हो, सेम ही चीज आज भी होती है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। तो कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले होता है 1969 में। इंदिरा गांधी को पुराने नेताओं के बीच टकराव ने पार्टी को दो हिस्से में बांट दिया। इंदिरा गांधी और पुराने नेता, उन दोनों में टकराव रहा। अब पुराने जो कांग्रेस के नेता थे वो कहते थे हम बनेंगे प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पे हम रहेंगे। इंदिरा गांधी जो थी वो नेहरू की बेटी थी, तो लोगों ने सोचा उसको बनाते हैं। इंदिरा गांधी खुद बनना चाहती थी। अब इन दोनों में टकराव हुआ। अब पुराने नेता जो थे कांग्रेस के वो कहते थे कि क्या महिला है, कठपुतली है, बोलना तो आता नहीं है, क्या चलाएगी देश, है ना। और इंदिरा गांधी चला रही थी। तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, जिसको कहते हैं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ यानी ओल्ड कांग्रेस, जिस जो कि पुराने पुराने कांग्रेस के जिसमें नेता थे, और तीसरा था इंदिरा गांधी गुट जिसमें इंदिरा गांधी वगैरह थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था, जो कि लोक कल्याण नीति से क्या हुआ, अब ये नारा इतना पॉपुलर हुआ गरीबी हटाओ
कि लोगों ने बहुत ज्यादा समर्थन किया इंदिरा गांधी का कि भाई इंदिरा गांधी तो गरीबी हटाएंगी, तो इंदिरा गांधी को भरपूर वोट मिले थे, ठीक है। फिर आता है 1971 का समय। तो 1971 का जो चुनाव हुआ था उसमें बांग्लादेश युद्ध हो गया था, क्योंकि आपको पता है 1971 में ही बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंची थी, क्योंकि पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था ना, तो बांग्लादेश इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का चरम पहुंच था। विपक्ष इससे कमजोर हुआ और लेकिन 1975 के बाद परिस्थितियां फिर तेजी से बदलती रही। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बनी क्योंकि बांग्लादेश अलग हुआ और इंदिरा गांधी ने इसमें सपोर्ट किया, तो इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले यहाँ से। बट 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाई और सेंसरशिप वगैरह लागू की, तो ये लोगों को हानि पहुंचाई और लोगों ने इसका असमर्थन दिखाया और इंदिरा गांधी को फिर से हराया। आपातकाल जो काल था 1975 से 1977 का, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। नागरिक की स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई, क्योंकि आपातकाल एक ऐसी चीज है जिसमें नागरिक को घूमने का, फिरने का, बोलने का, है ना, बहुत सारी अधिकार जो है वो छीन ली जाती है ना, इंटरनेट बंद की जाती है, आंदोलन नहीं कर सकते आप, ये सब चीजें होती हैं इसमें। तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। जब भी आपातकाल लगता है तो क्या है, जो भी शक के नजरिए में होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सारे नेता, मतलब सोच लो लोकतंत्र ही कहाँ है जब मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई कि मीडिया भी अपने तरीके से कोई खबर नहीं छाप सकती जब तक सरकार को नहीं दिखाएगी, तो ये सब तो भाई मनमानी हुई ना। तो ये इमरजेंसी थी। उसके बाद इसका राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि कांग्रेस की छवि जो है ना वो अधिनायकवाद की बन गई। अधिनायकवाद क्या होता है, जिसमें बुरा माना जाता है कि एक का शासन होता है, ठीक है, मतलब एक निरंकुश शासन, जो कि इंदिरा गांधी का था, जिसने उसने सब चीज बंद कर दिया था। तो विपक्षी दल जो है वो जुट हो गए और जनता पार्टी का गठन किया, और जनता पार्टी जो थी उसने किसको हराया, कांग्रेस को पहली बार हराया, और एक भारत में पहली बार गैंग कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो 1977 का चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई। मतलब देश आजाद होने की पहली बार, सोचो 1947 में देश आजाद हुआ था, 1952 में पहले चुनाव हुए थे, और 1977 में पहली बार कोई सरकार है जो कि कांग्रेस की सरकार नहीं है। सोचो कितने साल बाद, मतलब इतने साल कांग्रेस ने राज कर लिया था, इसके बाद पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बहुत बड़ी बात थी ये, ठीक है, याद रखना। 1977 पहली बार गैर कांग्रेस सत्ता भारत में आई। जनता पार्टी ने विभिन्न विचारधाराओं को जोड़कर गठबंधन बनाया और ये राजनीतिक गठबंधन का युग कहलाने लगा। 1980 का दशक की बात करते हैं अब हम। 1980 के दशक में कांग्रेस की फिर वापसी हुई। अब फिर कांग्रेस सरकार देखो 3 साल में आ गई। 1977 में ठीक है पहली बार कांग्रेस को हरा के जनता पार्टी आई, पर जनता पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, 3 ही साल में ही सरकार गिर गई और वापस इंदिरा गांधी आ जाती है अपनी कांग्रेस पार्टी को लेके। तो जनता सरकार के अंदरूनी मतभेद से अस्थिर थी, क्योंकि जो जनता पार्टी थी जिसने कांग्रेस को पहली बार हराया था, वो पार्टी जो है वो आपस में ही लड़ रही थी अंदर ही अंदर। तो उस लड़ाई के कारण वो पार्टी टूट गई और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और इंदिरा गांधी वापस आ गई चुनाव में। इंदिरा गांधी ने स्थिरता और सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव जीता कि स्थिर सरकार दिलाएगी जो मतलब लड़ेगी नहीं आपस में अंदर में और सुरक्षा भी देगी भारत को। तो ये मुद्दा से उसने चुनाव जीत लिया। किंतु पंजाब, असम और कश्मीर में उग्रवाद और क्षेत्रीय असंतोष बढ़ने लगा, जिससे ये भी समस्या जो इंदिरा गांधी पे बढ़ने लगी। उसके बाद 1984 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। तो सहानुभूति हो गई, जब कोई मरता है, मतलब अपने आप तो नहीं मरा ना, इसको इंदिरा गांधी को इसी की गार्ड ने प्लानिंग करके मार दिया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को जो इंदिरा गोली मारी गई, अब लोग कहते हैं हाय नेता मर गया मेरा, ठीक है, तो एक सिंपत्ति होती है। तो सिंपत्ति इसको मिली, किसको, इसके बेटे को। तो इसका बेटा क्या है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना कि इसकी माँ मर गई, इसको माँ को किसी ने मार दिया, तो इसके बदले में इसके बेटे को देना चाहिए ये पद। तो प्रधानमंत्री सहानुभूति के कारण राजीव गांधी बने थे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिली थी। इतनी बहुमत मिली इसको, राजीव गांधी को क्यों मिली, क्योंकि सहानुभूति से मिली कि मेरी माँ मर गई, चुनाव में ये कहा गया, इसके बेटे नहीं कहते हैं कि मरवाया था, सहानुभूति लेने के लिए और सत्ता में आने के लिए, ठीक है। आधुनिकता, सूचना प्रौद्योगिकी और युवा पर ध्यान केंद्रित किया गया। क्षेत्रीय दलों का फिर उदय होता है, ठीक है, इसी समय। तो हम देखते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, इंदिरा गांधी भी डेथ हो गई, इस समय बहुत ज्यादा रीजनल पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी वो जन्म ले रही है। जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके है ना, AIADMK, ये पार्टी जो है तमिलनाडु की पार्टी है जो कि भाषा आधारित पार्टी है। दूसरी पंजाब में अकाली दल उभरने लगी, आंध्र प्रदेश और तेलुगु में TDP, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, असम में गण परिषद। तो ये सब दल है जो है ना, जाति के आधार पे, कोई भाषा के आधार पे, कोई संस्कृति के आधार पे क्षेत्रीय पार्टी उभर रही थी अपनी अपनी मांगों को लेके।
वही वामपंथी दलों की भूमिका भी बढ़ने लगी। वामपंथी जो थे वो कौन थे, अब मैं बताती हूँ। सीपीआई और सीपीआईएम ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मजबूत उपस्थिति पाई थी। ठीक है। भूमि सुधार, श्रमिक आंदोलन और वर्गीय जाति के माध्यम से उन्होंने वैकल्पिक विचारधाराएं प्रस्तुत की थी। ये जो वामपंथी दल थे, वामपंथी दल ने इन सब ने किसको सपोर्ट किया, श्रमिक आंदोलन, वर्गीय राजनीतिक, भूमि सुधार, इन सब पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और अपनी जो सीपीआई पार्टी है ये सब उभरी थी इस समय। जो हम कहते हैं ना, जो हम देखते हैं बंगाल में जो पार्टी है आज भी ममता की, वो भी तो सीपीआई सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी का फिर उदय होता है लास्ट में। ठीक है। जन भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम था जनसंघ, जनसंघ से बीजेपी बनी है। ठीक है। तो जनसंघ अब आ रहा है पहली बार। ठीक है। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है वो तो 1951 ही में हो गई थी, मतलब जब पहला चुनाव हुआ था। पर उस समय वो बीजेपी नाम से नहीं थी, जनसंघ नाम से थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है वो जनसंघ परिवार के थे। ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मुख्य एजेंडा था कि हिंदुत्व को लेके एकीकरण करना और कश्मीर पर जो दर्जा है पाकिस्तान करता है उसको हटाना। हिंदुत्व की विचारधारा ही लेके जनसंघ आई थी। जैसे बीजेपी के आज एजेंडा है वैसे ही पहले भी था, पर नाम पहले जनसंघ था। तो जनता पार्टी में विलय और पुनर्जन्म हुआ किसका, जनसंघ का। 1977 में जनसंघ ने जनता पार्टी से विलय कर लिया। जनता पार्टी देखो, जनता और जनसंघ मिलकर क्या बन गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई। कब बनी, 1980 में इसका नाम बढ़ा भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ और जनता पार्टी मिक्स होकर भारतीय जनता पार्टी बनी। फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का पहला चरण 1980 से 1989 तक देखने को मिलता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया। 1984 में मात्र 2 सीटें मिलने के बावजूद जो है ये संगठन मजबूत थी। 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ये पार्टी बहुत ज्यादा लोगों के नजरिए में आई। और आज भी देखते हैं कि 2024 में हमने देखा कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है आखिरकार उसने राम मंदिर बना ही दिया। जिस एजेंडे से ये आई थी, राम जन्मभूमि के ही एजेंडे से आई थी, और वो काम इसने कर दिया। ठीक है। सो 1990 के पूर्व का परिदृश्य अगर हम जाने पहले का, तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और गठबंधन राजनीति की यहाँ पे स्थापित हो रही थी। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़ रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों, क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभुत्व लगातार घट रहा है ना। कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे, और कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सारी क्षेत्रीय दल और वाम दल भी है वो बन रहे थे। 1989 में कांग्रेस के बाद एक युग आया जिसे हम पोस्ट कांग्रेस युग कहते हैं। इस दौर में गठबंधन युग शुरुआत हुआ, और हम देखते हैं कि अलग अलग सरकार देखने को मिल रही है अब। अगर हम टेबल फॉर्म में भी मैंने बता रखा है ये चीज। ठीक है। आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से, शॉर्ट फॉर्म में भी ये टेबल भी पढ़ सकते हो। जो मैंने आपको पूरा ऊपर पढ़ाया ना वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ। ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम जाने कि हमने क्या पढ़ा, 1950 से 1990 तक भारतीय पार्टी जो है, भारतीय जो राजनीतिक पार्टी थी उसमें स्वतंत्रता आंदोलन जो थी उसकी सर्वसमावेशी राजनीतिक से आधुनिक बहुदल प्रतिस्पर्धा की और लंबी यात्रा तय की। मीन्स हम देखते हैं कि जगह जगह पार्टी बदल रही है, गठबंधन आ रहा है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक का ही दौर चल रहा है। कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे घट रहा है, राजनीतिक दल उभर रहे हैं, वामपंथी विचारधारा भी बढ़ रही है, और नई नई पार्टियां उभर रही हैं। तो ये सब एक लोकतंत्रीय संघीय गठबंधन का एक काल रहा था। आई होप आपको समझ आया हो पार्ट फर्स्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड पे, यूनिट 2 के, जो कि है जनता के आंदोलन, जो कि पीपल मूवमेंट कौन कौन से हुए थे 1950 से 1990 के बीच, उसको हम पढ़ेंगे अब। तो इसको हम पार्ट 2 को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को पढ़ने में नींद आएगी, मुझे पता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे इसको। ठीक है। सो प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों पर अपने शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है। सो धन्यवाद।